नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे 2.09 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930-34। तो चलिए शुरू करते हैं। One of the factors leading to the civil disobedience movement was the formation of the Simon Commission by the British government. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में स्टार्ट हुआ, उसके पीछे जो मुख्य कारण था वो था साइमन कमीशन का गठन होना। इट इंक्लूडेड ओनली द ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर्स एंड केम इनटू इफेक्ट इन नवंबर 1927 टू रिपोर्ट द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। साइमन कमीशन को 1927 नवंबर महीना में इसका गठन किया गया और इसका जो मुख्य काम था वो था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 नाम का जो कानून इंडिया में पास किया गया था वह ठीक तरीक़ा से काम कर रहा है या नहीं, उसका जांच करने का इसका काम था। यानी कि साइमन कमीशन जो था उसको इंडिया आना था और यहाँ आके चेक करना था कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम का जो कानून पास किया गया था वो सही तरीक़े से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका जांच करना था। However, political parties and social organization of India did not accept the commission as it was accused of being an all-white commission. लेकिन भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थे और सामाजिक संगठन वगैरह थे, उन्होंने ये जो साइमन कमीशन था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसमें जितने भी लोग थे, साइमन कमीशन में जितने भी लोग थे वो सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट के यानी कि ब्रिटेन के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे। इंडियन कोई भी उस कमीशन में नहीं थे, इसलिए इसको ऑल वाइट कमीशन के नाम पर भी जाना जाता है, क्योंकि उसमें जितने भी लोग थे सारे गोरे थे यानी कि वाइट थे, इसलिए इसको ऑल वाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। दिस वॉज फॉलोड बाई स्ट्राइक इन बंगाल ऑन February 3, 1928। तो ऑल वाइट कमीशन के खिलाफ में यानी कि साइमन कमीशन जो इंडिया आ रहा था उसका विरोध में बंगाल में स्ट्राइक किया गया यानी कि हड़ताल किया गया। कब? 3 फरवरी 1928 को। साइमन अराइवल इन कलकत्ता वाज मेट विद डेमोन्स्ट्रेशन। तो जब साइमन कलकत्ता आए तब उनके विरोध में बहुत सारे प्रदर्शन किए गए यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन किए गए। मीनवाइल मोतीलाल नेहरू शोल्डर्ड the responsibility of the drafting committee and prepared the constitution of India। तभी मोतीलाल नेहरू को भारत का एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जिम्मा जो था मिला। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड द नेहरू रिपोर्ट एंड प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इट। और मोतीलाल नेहरू जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन एक ड्राफ्ट बनाया उस समय उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया यानी कि ब्रिटिश को प्रेशर दिया कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया जाए। द कैलकाटा सेशन ऑफ द INC हेल्ड इन 1928 वार्नड द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट इट वुड स्टार्ट ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इफ इंडिया वाज नॉट ग्रांटेड द डोमिनियन स्टेटस। तो 1928 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन यानी कि कलकत्ता में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सालाना मीटिंग जो चल रहा था 1928 में, वहीं से इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने ब्रिटिश को ये चेतावनी दी कि अगर ब्रिटिश इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं देता है तब इंडियन लोग ब्रिटिश के खिलाफ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ये सारे जो INC के लोग थे उन्होंने कलकत्ता से ही 1928 में ब्रिटिश को ये चेतावनी दी थी। In 1929 at Lahore Congress it was decided that the goal of the Congress was to attain Purna Swaraj or complete independence for India। और 1929 में लाहौर कांग्रेस यानी कि लाहौर में जो एनुअल सेशन चल रहा था कांग्रेस का, वहाँ पे कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अब मूल मकसद क्या होगा? पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस देश को प्राप्त करना। Consequently, on 26 January 1930, पूर्णा स्वराज डे was celebrated in India। और इसीलिए 26 जनवरी 1930 को ही पूर्णा स्वराज डे या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे देश भर में सेलिब्रेट
किया गया। ऑन 31st January 1930, गांधी gave an ultimatum to the Viceroy Lord Irwin to remove the evils of the British rule with a list of demands. The list of demands was, तो 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश को मोहलत दी, यानी कि कुछ समय दी। स्पेशली उन्होंने कुछ डिमांड रखे ब्रिटिश के सामने। इस वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को उन्होंने वो जितने भी उनके डिमांड्स थे उनको सौंपा और कहा कि जितने जल्दी हो सके ये सारे डिमांड्स इंडियन के फुलफिल किया जाए। उन डिमांड्स में क्या क्या थे, चलिए देखते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, पहला था प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट। इसका मतलब हुआ यानी कि कोई भी पॉइजनस या फिर कोई भी टोबैको अल्कोहल टाइप की जितनी भी चीज़ें इंडिया में बेचा जा रहा था उसको रोक लगाना। उसके बाद था चेंज ऑफ रेशियो ऑफ रूपी एंड स्टर्लिंग, यानी कि रुपया और स्टर्लिंग का अनुपात समान किया जाए, यानी कि स्टर्लिंग और रूपी का जो वैल्यू था उसको सेम करना। तीसरा था रिडक्शन ऑफ द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि भूमि का जो लगान था उसको कम किया जाए। उसके बाद था एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, यानी कि नमक के ऊपर जितना भी टैक्स था उसको रिड्यूस करना। उसके बाद था रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जितने भी खर्च कर रहे थे अपने फौज को बढ़ावा देने के लिए उसको कम करना। उसके बाद था रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अपना राज्य को चलाने के लिए जितने भी पैसा खर्च कर रहा था ब्रिटिश उसको कम करना। इम्पोजिशन ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन क्लोथ्स, यानी कि विदेशी कपड़ों पर सीमा शुल्क लगाया जाए, यानी कि महात्मा गांधी जी और आईएनसी चाहता था कि कोई भी फॉरेन गुड्स यानी कि विदेशी सामान जब भी इंडिया में आए उसके ऊपर हैवी टैक्स लगाया जाए। ऐसा करने से क्या होता, इंडियन लोग बाहर से आया हुआ चीज़ कम इस्तेमाल करते, क्योंकि अगर टैक्स ज़्यादा होता तो उसका क्या होता, अल्टीमेटली प्राइस जो था वो बढ़ जाता। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा कि कोई भी सामान अगर बाहर से आता है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगाया जाए। उनका ऐसा करने का मकसद था कि इंडिया में बने हुए चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहन करना, यानी कि बढ़ावा देना। उसके बाद था एक्सेप्टेंस ऑफ पोस्टल रिजर्वेशन बिल, डाक संरक्षण बिल पास किया जाए, यानी कि पोस्टल रिजर्वेशन बिल जो था उसको ब्रिटिश उसको मान्यता दे माने। उसके बाद था एबोलिशन ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, अपराध अनुसंधान शाखा को समाप्त किया जाए। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो था उसको सारा क्या करने का बंद करने के लिए इन्होंने डिमांड किया। रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर, यानी कि ब्रिटिश के खिलाफ इंडिया के लोग ने बहुत समय तक अलग अलग आंदोलन में हिस्सा लिया और उस आंदोलन के दौरान बहुत सारे इंडियन को ब्रिटिश ने अरेस्ट भी किया। तो महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश को ये अल्टीमेटम दिया, ये डिमांड रखा कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे इंडिया के उसको सारा रिहाई कर देने का, यानी कि जितने भी इंडियन लोग जेल में थे उस समय वो सारे रिहा कर दिया जाए। उसके बाद था इश्यूइंग लाइसेंस ऑफ आर्म्स टू सिटीजन फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन सब्जेक्ट टू पॉपुलर कंट्रोल, आत्मरक्षा के लिए साधारण जनता को हथियार रखने का अनुमति दी जाए। तो अंत में महात्मा गांधी जी ने कहा कि इंडियन लोग भी अगर अपना सुरक्षा के लिए कुछ हथियार रखना चाहते हैं तो उन्हें रखने का परमिशन देना चाहिए। ये कुछ डिमांड थे महात्मा गांधी जी ने जो ब्रिटिश के सामने में रखा, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो वो क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। गांधी क्लियरली मेंशन दैट इफ़ दोज 11 पॉइंट्स वेर इग्नोर्ड, गांधी जी ने साफ साफ ये बोल दिया कि अगर ये जो 11 पॉइंट्स यानी कि 11 डिमांड्स 11 डिमांड जो है अगर वो ब्रिटिश उसको इग्नोर करती है देन द नेशन वुड बी गोइंग टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तब गांधी जी ने ये साफ साफ मेंशन कर दिया ब्रिटिश को कि अगर ब्रिटिश ये 11 पॉइंट्स को इग्नोर करती है तो देश सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देगी। Consequently, the civil disobedience movement started in 1930 with the famous Salt Satyagraha of Gandhi, also known as Dandi March, that was launched on 12th March 1930. तो महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया 12th मार्च 1930 को, जिसे हम डांडी यात्रा या फिर डांडी मार्च भी कहते हैं। On that day, Gandhi, with some of his followers, left the Sabarmati ashram at Ahmedabad and made their way towards Dandi, a village on the west coast of India. उस दिन यानी कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी
अपना आश्रम साबरमती आश्रम को छोड़ के उनके फॉलोवर्स के साथ में दांडी के लिए निकल जाते हैं। ए विलेज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, और दांडी जो था, और दांडी जो है गुजरात का है वेस्ट डायरेक्शन में स्थित है। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 25 days एंड कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 385 किलोमीटर दे रीच्ड दांडी ऑन 6 अप्रैल 1930। 25 दिन तक पैदल चलने के बाद और 385 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद में 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी और उनके जितने भी सहयोगी थे वो सारे दांडी पहुंच जाते हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन हो सकता है कि कुल मिला के उन्होंने 25 दिन की यात्रा की और डिस्टेंस कितना कवर किया, 385 किलोमीटर को, और दांडी कब पहुंचे, 6 अप्रैल 1930 को। स्टार्ट कब किए जर्नी, 12 मार्च 1930 को। हियर गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ बिकॉज सॉल्ट वॉज ए मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट एंड नो वन वॉज अलाउड टू मेक सॉल्ट। जब महात्मा गांधी जी और उनके सहयोगी दांडी पहुंचे तब उन्होंने ब्रिटिश का जो सॉल्ट लॉ यानी कि नमक कानून उसे कहते हैं उसको तोड़ा, क्योंकि उस समय नमक बनाने का जो अधिकार था वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही था, उसके अलावा कोई भी इंडिया में नमक नहीं बना सकता था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने दांडी पहुंचने के बाद में खुद अपने हाथों से नमक बनाया। बाय मेकिंग सॉल्ट हिमसेल्फ एंड थ्रोइंग अप ए चैलेंज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो महात्मा गांधी जी ने वहाँ पे खुद नमक बनाया जो कि ब्रिटिश के लिए एक चैलेंज के रूप में था। द मूवमेंट स्प्रेड एंड सॉल्ट लॉज वेयर चैलेंज्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे ही अन्य जगह में लोगों ने सुना कि महात्मा गांधी जी ने दांडी में नमक बनाया, नमक कानून जो था उसको तोड़ा, और सुनने के साथ साथ बाकी जगह में भी इंडियन लोगों ने यानी कि भारतीय लोगों ने नमक बनाना स्टार्ट कर दिया। इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस द मूवमेंट वॉज लेड बाय द खुदाई खिदमतगार सर्वेंट ऑफ गॉड्स पॉपुलरली known as the Red Shirts under the leadership of Khan Abdul Ghaffar Khan, also known as Frontier Gandhi। सो इंडिया के जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हिस्सा था उसमें भी खुदाई खिदमतगार जिसे सर्वेंट ऑफ गॉड्स या फिर रेड शर्ट्स भी कहते हैं, उन्होंने भी नमक बनाना शुरू किया। ये रेड शर्ट जो ग्रुप था उसका जो लीडर थे उनका नाम था खान अब्दुल गफर खान, जिसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे प्रश्न आता है एग्जाम में कि किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, तो आंसर लिखिएगा खान अब्दुल गफर खान। यानी कि महात्मा गांधी ने जैसे ही दांडी में नमक बना के सरकार का विरोध किया, उसी तरह से अलग अलग जगहों में भी महात्मा गांधी के जितने भी समर्थक थे उन्होंने भी नमक बना के कानून को तोड़ा। गांधी एंड थाउजेंड्स ऑफ फ्रीडम लवर्स मैन वीमेन एंड चिल्ड्रंस वेर अरेस्टेड। जैसे ही गांधी जी और उनके अनेकों समर्थकों ने नमक बना के कानून तोड़ा, ब्रिटिश ने क्या किया, इन लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें महात्मा गांधी के साथ साथ बच्चे, बूढ़े, नौजवान सारे उसमें शामिल थे। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज बॉयकॉटेड बाय द कांग्रेस एट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज गोइंग ऑन। और जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होने वाला था 1931 में, उसको इंडियन लोग ने भी और कांग्रेस जो स्पेशल इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उन्होंने इसको विरोध किया, क्योंकि इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। तो इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपने कुछ तो समझा होगा इस वीडियो से, और मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। मैं पहली बार आज बोल रहा हूँ कि काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर इस चैनल से आपको कोई भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।